आर्या विला आज सुबह से ही किसी त्योहार की तरह चमक रहा था। घर का हर कोना रौनक से भरा हुआ था। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें जैसे ही खिड़कियों से अंदर आई, पूरे घर में हलचल शुरू हो गई। नौकर इधर से उधर भाग रहे थे, कोई सजावट संभाल रहा था तो कोई मेहमानों के लिए तैयारियां कर रहा था। किचन में वसुंधरा जी अपनी सख्त आवाज में सबको जल्दी जल्दी काम खत्म करने के निर्देश दे रही थी। उनके चेहरे पर खुशी इतनी साफ दिखाई दे रही थी जैसे बरसों पुराना कोई सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा हो। वजह भी खास थी क्योंकि आज उनके सबसे छोटे बेटे अनमोल की शादी थी। हालांकि ये शादी बाकी शादियों जैसी नहीं थी। शादी तो आज होने वाली थी लेकिन विदाई अभी नहीं। इसके पीछे एक ऐसी बात थी जिसने दोनों परिवारों को सालों से सोच में डाल रखा था। अंकिता की कुंडली में एक गंभीर दोष बताया गया था। पंडितों के अनुसार अगर उसकी शादी 18 साल की उम्र में नहीं हुई तो उसके पति की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। ये बात सुनकर घर में कई बार बहस हुई थी। अनमोल इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे इन कुंडली और दोषों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी माँ की जिद और उनके डर के आगे वह कभी ना नहीं कह पाया। दूसरी तरफ अंकिता के माता पिता इतने जल्दबाजी में नहीं थे। उनका मानना था कि उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है और उसकी शादी सही उम्र में ही होनी चाहिए। लेकिन वसुंधरा जी अपनी बात मनवाना अच्छी तरह जानती थी। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर अनमोल वापस लंदन चला गया तो कहीं वहां किसी विदेशी लड़की को पसंद करके शादी ना कर ले। यही वजह थी कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि अनमोल इस बार बिना शादी किए विदेश नहीं जाएगा। पूरे परिवार में उनकी बात को अंतिम फैसला माना जाता था। उनके सामने कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार दोनों परिवारों ने बीच का रास्ता निकाला। तय हुआ कि शादी अभी कर दी जाएगी, लेकिन अंकिता की विदाई उसके 20 साल पूरे होने के बाद होगी। वैसे भी अनमोल और अंकिता बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये शायद उन्हें खुद भी याद नहीं था। दोनों हमेशा साथ रहने के सपने देखते थे और वसुंधरा जी अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्हें लगा कि यही सबसे सही फैसला है। तब तक अनमोल अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, खुद के पैरों पर खड़ा हो जाएगा और पूरे रीति रिवाजों के साथ अंकिता को अपने घर ले आएगा। शादी की लगभग सारी तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी थी। रात 9 बजे शुभ मुहूर्त रखा गया था और इसी वजह से आज घर में किसी को आराम करने की इजाजत नहीं थी। वसुंधरा जी सुबह से ही चाहती थी कि सब लोग समय पर नाश्ता कर लें ताकि बाद में कोई भागदौड़ ना हो। घर का सबसे लाडला बेटा अनमोल अभी तक अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था, जबकि नीचे पूरा परिवार जाग चुका था। बड़ी बहू सिया अपने तीनों बच्चों के साथ सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई थी। आज रविवार था, इसलिए बच्चों ने देर तक सोने का सपना देखा था, लेकिन वसुंधरा जी के आदेश के आगे किसी की नहीं चली। उन्होंने साफ कहा था कि सुबह 7 बजे तक पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर होना चाहिए। तभी उनकी नजर अपने दोनों बड़े बेटों राज और मोहित पर पड़ी, जो अभी तक नीचे नहीं आए थे। उन्होंने नाराज होकर कहा कि आज उनके छोटे भाई की शादी है और दोनों अब तक सो रहे हैं, जैसे घर में कुछ खास हो ही नहीं रहा। वह खुद उन्हें जगाने ऊपर जाने लगी, लेकिन तभी सीढ़ियों से उनिंदे चेहरे लिए राज और मोहित नीचे उतरते दिखाई दिए। दोनों की आंखें नींद से भरी हुई थी और चेहरे पर साफ लिखा था कि उनकी नींद अभी पूरी नहीं हुई। नीचे आते ही दोनों ने मुस्कुराकर अपनी माँ को गुड मॉर्निंग कहा। वसुंधरा जी ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उनका ध्यान अब अनमोल पर था। उन्होंने कहा कि तुम दोनों जाकर नाश्ता करो, मैं अनमोल को उठाकर लाती हूँ। उनके चेहरे पर अपने छोटे बेटे के लिए अलग ही ममता झलक रही थी। तभी राज हंसते हुए बोला कि मम्मा, उसे थोड़ी देर और सोने दीजिए, आखिर आज उसके कुंवारेपन का आखिरी दिन है। कल तो वैसे भी उसे वापस लंदन जाना है। मोहित भी हंस पड़ा और बोला कि बेचारे को थोड़ा आराम करने दीजिए, लेकिन वसुंधरा जी ने तुरंत अपना चश्मा ठीक करते हुए दोनों को घूरा और बोली कि कल वह चला जाएगा, इसीलिए तो आज मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय हमारे साथ बिताए। फिर थोड़ा गंभीर होकर उन्होंने कहा कि शादी वाले दिन देर तक सोना अच्छा नहीं माना जाता। उनकी बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और धीरे से मुस्कुरा दिए। उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी माँ अभी भी पुराने जमाने की बातों में विश्वास करती है। वसुंधरा जी ने धीरे से अनमोल के कमरे का दरवाजा खोला। पूरा कमरा अभी भी नींद की खामोशी में डूबा हुआ था। अनमोल मोटे कंबल में इस तरह छुपा पड़ा था जैसे अभी तक गहरी नींद में हो, लेकिन उसके चेहरे की हल्की हरकतें बता रही थी कि वह जाग चुका है।
वसुंधरा जी ने आगे बढ़कर खिड़कियों के भारी पर्दे हटाए तो सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उसी पल कंबल के अंदर हल्की सी हलचल हुई। दरअसल अनमोल अभी कुछ सेकंड पहले ही फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रहा था। उसने जल्दी से फुसफुसाकर कहा, अच्छा जान, अभी कॉल रखता हूँ, मम्मा आ गई हैं, बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन बंद किया और दोबारा आंखें बंद करके ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वसुंधरा जी उसके इस बिचकाने नाटक को समझ नहीं पाई। उन्होंने प्यार से उसके सर पर पड़ा कंबल हटाया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, उठ जाओ अनमोल, इतना देर तक सोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमने तुम्हारा नाम अनमोल इसीलिए रखा था ताकि तुम अपने संस्कारों और रीति रिवाजों की इज्जत करो, लेकिन ये देर तक सोने की आदत बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। उनकी आवाज में शिकायत कम और ममता ज्यादा थी। अनमोल धीरे धीरे आंखें मलते हुए उठ बैठा और मुस्कुराकर बोला, अरे मम्मा, वहां लंदन में तो मैं रोज सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन यहाँ अपने घर में ऐसी सुकून वाली नींद आती है कि आंखें ही नहीं खुलती। और वैसे भी ये मेरा आखिरी दिन है यहाँ, कल तो मुझे आप सबको छोड़कर फिर वापस जाना पड़ेगा। इतना कहते हुए उसने बच्चों की तरह अपनी बाहें माँ के गले में डाल दी। उसकी बात सुनते ही वसुंधरा जी के चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। उन्हें अपने बेटे का विदेश जाना कभी पसंद नहीं था। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या जरूरत है भला इतनी दूर परदेश जाने की? यहाँ अपने पापा का इतना बड़ा कारोबार है, तुम्हारे दोनों भाई भी तो यही संभाल रहे हैं, तुम भी यहीं रहो ना। ये बात वो जाने कितनी बार दोहरा चुकी थी, मगर हर बार की तरह अनमोल ने भी मुस्कुराकर वही जवाब दिया, मम्मा बस 2 साल और, उसके बाद हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा, फिर यहीं अपना बिजनेस शुरू करूंगा और कभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रोमिस। वसुंधरा जी ने हल्की मुस्कान के साथ उसका गाल थपथपाया और बोली, अच्छा ठीक है, अब जल्दी नीचे आ जाओ, सब लोग नाश्ते की मेज पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और हाँ, आज तुम्हारी शादी है, कहीं ये बात भूल तो नहीं गए? उनकी बात सुनते ही अनमोल का चेहरा चमक उठा। उसकी आंखों में ऐसी खुशी उतर आई जैसे किसी बच्चे को उसका सबसे पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। वो हंसते हुए बोला, अरे मम्मा, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। शादी तो करवा रही हैं लेकिन विदाई नहीं। मैं तो कहता हूँ आज ही अंकिता को साथ लेकर लंदन चला जाता हूँ, वहां कम से कम अकेलापन तो नहीं रहेगा। और वैसे भी ये कुंडली दोष वाली बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, ये सब बेकार की बातें हैं। वो आखिर अपने दिल की बात कह ही बैठा, लेकिन वसुंधरा जी ने तुरंत उसके कंधे पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, ज्यादा बेशर्म मत बनो, अपनी और अंकिता की उम्र देखी है, अभी से विदाई की बातें कर रहे हो। जो फैसला बड़े लोगों ने किया है वही होगा। 2 साल बाद ही विदाई होगी। अंकिता अभी सिर्फ 18 साल की है, तब तक 20 की हो जाएगी और तुम भी अपनी पढ़ाई पूरी करके समझदार बन जाओगे। अभी तो तुम्हारे अंदर बच्चों जैसी हरकतें भरी हुई हैं। अनमोल बस सिर खुजलाकर रह गया। उसे समझ आ गया था कि इस मामले में उसकी माँ से बहस करना बेकार है। वसुंधरा जी कमरे से बाहर चली गई और अनमोल गहरी सांस लेकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाकर देखा। अभी थोड़ी देर पहले तो वह अंकिता से ही बात कर रहा था। पूरी रात दोनों ने एक दूसरे से बातें की थी। दोनों ने एक दूसरे को सोने नहीं दिया था। अब आंखों में नींद साफ उतर आई थी, लेकिन नीचे जाना भी जरूरी था। दूसरी तरफ 18 साल की अंकिता भी अपने कमरे में धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। उसने उठते ही लंबी सी अंगड़ाई ली और मुस्कुराकर खुद को आईने में देखा। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। खुशी इतनी थी कि दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसी खुशी के बीच हल्की सी उदासी भी छुपी हुई थी। आज वह हमेशा के लिए अनमोल के नाम से जुड़ने वाली थी, लेकिन फिर भी 2 साल तक उससे दूर रहना पड़ेगा। ये सोचते ही उसका दिल भर आता था। अनमोल सिर्फ उसका होने वाला पति नहीं था, बल्कि उसका बचपन, उसकी आदत और उसकी पूरी दुनिया था। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। उनके घर आमने सामने थे और उनके परिवारों में इतना अपनापन था कि दोनों घर एक ही लगते थे। राघव जी और विक्रम जी सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि बहुत पुराने और गहरे दोस्त थे। विक्रम जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटों और 1 बेटी नंदिनी की शादी हो चुकी थी, जबकि अनमोल सबसे छोटा और सबसे लाडला था।
बचपन से ही उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। बीकॉम पूरा करने के बाद वह एमबीए के लिए लंदन चला गया था। 2 साल वहां गुजारने के बाद जब वह छुट्टियों में वापस आया तो परिवार वालों ने उसकी और अंकिता की शादी का फैसला कर लिया। वैसे भी दोनों के प्यार से कौन अनजान था, उनकी आंखें ही सब कुछ बयां कर देती थी। अंकिता ने अभी कॉलेज जाना शुरू किया था और अपनी उम्र के हिसाब से बेहद मासूम थी। वह ढीला सा कुर्ता पहने नीचे हॉल में पहुंची तो उसकी माँ काव्या जी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। अंकिता इस घर की इकलौती बेटी और सबकी जान थी। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान, बिल्कुल किसी गुड़िया जैसी लगती थी। किचन में जाते ही तले जा रहे किचन कबाबों की खुशबू उसके नथनों से टकराई। वह खुद को रोक नहीं पाई और उंगली से थोड़ा मसाला उठाकर चख लिया। काव्या जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगी। पता है ना तुम्हारी होने वाली सास कितनी सफाई पसंद है। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसा करते देख लिया तो लंबा लेक्चर शुरू हो जाएगा। उनकी बात सुनकर अंकिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। अभी कहाँ सास बनी है मम्मा, 2 साल बाद बनेगी, तब तक तो मेरी ऐश ही ऐश है। फिर उसने इधर उधर देखते हुए पूछा, वैसे पापा कहाँ हैं? काव्या जी ने जवाब दिया, बाहर इंतजाम देखने गए हैं। आखिर उनकी इकलौती बेटी की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अंकिता चुपचाप नाश्ता करने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर छुपी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे वो पल भी आ गया जिसका दोनों को बचपन से इंतजार था। मंत्रों और रस्मों के बीच अंकिता हमेशा के लिए अनमोल के नाम से जुड़ गई। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ हंसी, शोर और बधाइयों की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन इस भीड़ और रस्मों के बीच अनमोल की नजरें सिर्फ अंकिता को ढूंढ रही थी। उसका दिल बार बार चाहता था कि वह उसे अपने पास खींच ले, उसके माथे को चूमे और बता दे कि अब उसके बिना एक पल भी रहना कितना मुश्किल होगा। लेकिन रस्मों और लोगों के बीच वो चुप था। कुछ देर तक दोनों को साथ बिठाया गया। रिश्तेदार बारी बारी से उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। फिर खाने का दौर शुरू हुआ और धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। इसी बीच अनमोल को मौका मिल गया। वह धीरे से अंकिता के पास आया और उसके कान के करीब झुककर फुसफुसाया, मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। उसकी आवाज सुनते ही अंकिता का चेहरा लाल हो गया। वो हल्का सा मुस्कुराई और नजरें झुका ली। तभी अनमोल ने धीरे से उसके कान में कहा, आज रात अपने कमरे की खिड़की खुली रखना, ठंडी हवा आती रहेगी और तुम्हें घुटन नहीं होगी। उसकी बात में छुपा इशारा समझते ही अंकिता की धड़कनें और तेज हो गई और वह एकदम से झेंप गई। उसके गालों पर हल्की गुलाबी लाली उतर आई और उसने नजरें झुकाकर बस धीमे से हाँ में सिर हिला दिया। अनमोल की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह हर बीतते पल को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता हो। उसने धीमी आवाज में कहा, बहुत सारी बातें हैं अंकिता, ऐसी बातें जो फोन पर नहीं कही जा सकती। कुछ एहसास सिर्फ सामने बैठकर ही महसूस होते हैं। कल तो मुझे वापस जाना है, फिर ना जाने कब यूं तुम्हारे इतने करीब बैठ पाऊंगा। उसकी आवाज में छुपी उदासी सीधे अंकिता के दिल में उतर गई। ये शादी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मुश्किल भी। दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, लेकिन फिर भी 2 साल की दूरी उनके बीच दीवार बनकर खड़ी थी। तभी अनमोल की नजर अचानक अंकिता के हाथों पर सजी गहरी मेहंदी पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने करीब खींचा और शरारती अंदाज में बोला, तो बताओ इस मेहंदी में मेरा नाम कहाँ छुपाया है? अंकिता तुरंत शर्मा गई। उसने अपने होठों पर हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, अगर प्यार करते हैं तो खुद ढूंढ लीजिए। उसकी चुनौती सुनकर अनमोल की आंखों में चमक उतर आई। वो मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो अब इस मेहंदी में अपना नाम ढूंढने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा, अब तो ये जरूरी हो गया है। उसकी बात सुनकर अंकिता बस दांतों तले अपने होठ दबाकर रह गई। उसके दिल की धड़कनें हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। धीरे धीरे रात गहराने लगी। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। एक एक करके मेहमान भी अपने घर लौटने लगे थे। पूरे दिन की भागदौड़ और शोर के बाद अब घर में हल्की खामोशी उतरने लगी थी। अंकिता भी अपने कमरे में वापस आ गई थी। दिन भर उसे अनमोल से ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला। जब भी वह उसके करीब आता, उसकी सहेलियां उसे खींचकर अलग ले जाती और हंसते हुए कहती, अभी से इतनी बेसब्र मत बनो, अभी तो तुम्हारी विदाई भी नहीं हुई। वह बस मुस्कुराकर रह जाती, लेकिन उसके दिल की हालत कोई नहीं समझ सकता था। कमरे में आते ही वह आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अब तक अपना लहंगा भी नहीं बदला था।
लाल जोड़े में सजी हुई वह खुद को देखकर ही शर्मा रही थी। आज सच में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और अनमोल ने भी कई बार उसकी तारीफ की थी। उसे बार बार अनमोल की वही बातें याद आ रही थी जब वह उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था कि आज वह किसी परी जैसी लग रही है। उन शब्दों को याद करते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई और चेहरा फिर से लाल हो उठा। कुछ देर बाद वह धीरे से आकर बेड पर बैठ गई और अपना मोबाइल खोलकर अनमोल के साथ खिंचवाई तस्वीरें देखने लगी। हर तस्वीर के साथ उसकी मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। तभी अचानक खिड़की तरफ हल्की सी आवाज हुई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कोई परछाई कमरे के अंदर कूद आई। अंकिता डर के मारे लगभग चीख ही पड़ी। उसने घबराकर सामने देखा तो अनमोल हंसता हुआ उसके सामने खड़ा था। ये क्या तरीका है आने का? वो घबराकर बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन अनमोल बिल्कुल बेफिक्र होकर उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में वही शरारत और मोहब्बत एक साथ चमक रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे ही याद कर रही थी? उसकी आवाज इतनी मुलायम थी कि अंकिता का दिल फिर से धड़क उठा। वह हकलाते हुए बोली, नहीं, मैं तो बस ये मेहंदी देख रही थी। ये मेहंदी आपका इंतजार कर रही थी। आपने ही तो कहा था ना कि आप इसमें अपना नाम ढूंढने आएंगे। उसने बड़ी चालाकी से बात बदल दी। लेकिन अनमोल उसकी आंखों में छुपे एहसास पड़ चुका था। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें मेरी याद नहीं भी आई तो इस मेहंदी को तो आई होगी। फिर उसने धीरे से उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी उंगलियां बहुत प्यार से अंकिता की बाजुओं को छूने लगी। वह उसकी मेहंदी लगे हाथ अपने चेहरे के करीब ले आया और उनमें से उठती खुशबू को गहरी सांसों में भर लिया। उस पल अनमोल का चेहरा उससे बस कुछ इंच दूर था। उसकी गर्म सांसें अंकिता की त्वचा को छू रही थी और उसकी धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। वह उसकी आंखों में देखती रह गई। उन आंखों में इतनी मोहब्बत थी कि कुछ पलों के लिए उसे लगा जैसे दुनिया में उनके अलावा कोई और है ही नहीं। बस उनके दिलों की धड़कन थी और एक दूसरे को पुकार रही थी। अनमोल धीरे से उसके और करीब झुका और बेहद मदहोश कर देने वाली आवाज में फुसफुसाया, शादी मुबारक हो मिसेज अनमोल। उसकी आवाज सुनते ही अंकिता की पलकें शर्म से झुक गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और जल्दी से उसका हाथ हटाकर अपना मोबाइल छीन लिया। फिर तुरंत मोबाइल ऑफ कर दिया ताकि वह तस्वीरें ना देख सके। अनमोल उसकी इस हरकत पर बस मुस्कुरा दिया क्योंकि वह पहले ही समझ चुका था कि वह उसी की तस्वीरें देख रही थी। अंकिता ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? अभी मेरी विदाई भी नहीं हुई। उसकी आवाज में झिझक साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन अनमोल ने उसकी आंखों में देखते हुए बेहद गंभीर लहजे में कहा, लेकिन तुम मेरी बीवी हो अंकिता। हमारा रिश्ता पूरी तरह जायज है और कल तो मैं वापिस चला जाऊंगा। क्या आज की रात भी बस दूर दूर रहकर ही गुजार देंगे? उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। वह बोला, मैं यहाँ से तुम्हारी खूबसूरत यादें लेकर जाना चाहता हूँ, ऐसे पल जिन्हें सोचकर मैं वहाँ अकेले मुस्कुरा सकूं। वो धीरे धीरे उसके और करीब आने लगा। अंकिता का दिल घबराहट से कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने डरते हुए पूछा, मतलब? अनमोल ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे लहजे में कहा, मतलब हमारी सुहाग रात। ये सुनते ही अंकिता का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो अनमोल से बेहद मोहब्बत करती थी। उसके करीब आते ही उसकी धड़कनें हमेशा बेकाबू हो जाती थी। उसका दिल भी चाहता था कि वह अनमोल की बाहों में छुप जाए, उसके सीने से लगकर उसकी धड़कनों को महसूस करे। लेकिन ये सब सच में इस तरह होगा उसने कभी सोचा नहीं था। अभी तक वह सिर्फ अपने ख्यालों में ही उसके करीब जाती थी। वह अभी सिर्फ 18 साल की थी। शादी और सुहागरात जैसी बातों के बारे में उसने अपनी सहेलियों से बहुत कुछ सुना जरूर था, लेकिन उन बातों को सोचकर उसके मन में हमेशा डर पैदा हो जाता था। अब वही डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमकने लगी। अनमोल ने उसकी घबराहट महसूस कर ली। उसने बहुत नरमी से उसके चेहरे को देखा और धीमे स्वर में कहा, डर क्यों रही हो अंकिता? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब हम हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं होता, इसे महसूस भी किया जाता है। जब तुम इन पलों को महसूस करोगी ना, तब समझोगी कि ये रिश्ता कितना खूबसूरत होता है।
इसमें कितना सुकून छुपा होता है। इतना कहते हुए वह धीरे धीरे उसके और करीब आने लगा। उसकी गर्म सांसें अंकिता की गर्दन को छू रही थी और हर गुजरते पल के साथ उसकी धड़कनें और भी ज्यादा बेकाबू होती जा रही थी। अंकिता ने घबराकर तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं अनमोल, प्लीज मुझे ऐसे मत अजमाओ। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ रिश्तों की अपनी मर्यादा होती है, कुछ सामाजिक तौर तरीके होते हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। विदाई से पहले ये सब अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखों में डर भी था और अपने रिश्ते को संभाल कर रखने की मासूम कोशिश भी। उसने धीरे से आगे कहा, मैंने सिया भाभी को भी अपनी दोस्त से यही कहते सुना था कि अभी सिर्फ शादी हुई है, विदाई नहीं, और सुहाग रात तो तब होगी जब मैं 20 साल की हो जाऊंगी। उन्होंने कहा था कि तब तक मैं और समझदार हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अनमोल ने हल्का सा मुंह बनाया और गहरी नजरों से उसे देखने लगा। उस वक्त अंकिता ने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ था। उसके खुले बाल, मासूम चेहरा और गले तक आती हल्की रोशनी अनमोल को बेचैन कर रही थी। उसने भावुक लहजे में कहा, तुमने सच में भाभी की बातों को इतना दिल से लगा लिया। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया, हम बच्चे नहीं हैं अंकिता, और वैसे भी प्यार सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं होता। उसकी आवाज में चाहत साफ झलक रही थी। अंकिता ने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, बस 2 साल की बात है अनमोल। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अनमोल ने गहरी सांस ली और बोला, मुझसे अब 2 साल तो क्या, एक पल की दूरी भी सहन नहीं होती। दिल करता है तुम्हें हमेशा अपने पास रखूं, जैसे कोई ताबीज जिसे इंसान कभी खुद से अलग नहीं करता। उसकी आवाज मोहब्बत से भीगी हुई थी। उसने धीरे से अपनी बाहों का घेरा अंकिता के चारों ओर बना लिया। अंकिता का दिल फिर से बुरी तरह कांप उठा। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनमोल की नजदीकियां उसके सारे सब्र को कमजोर कर रही थी। अनमोल ने मुस्कुराकर पूछा, वैसे इतनी देर से मोबाइल में क्या देख रही थी तुम? इतनी खोई हुई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। इतना कहते हुए उसने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। अंकिता तुरंत घबरा गई। उसने धीरे से उसे पीछे हटाने की कोशिश की और बोली, प्लीज दूर हटो, कोई देख लेगा। उसकी आवाज में झिझक साफ महसूस हो रही थी, लेकिन अनमोल उसकी इस मासूम घबराहट को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वह उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में बोला, पता है जब तुम ऐसे घबराती हो ना, तब और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। उसकी नजरें अंकिता के चेहरे के हर भाव को जैसे अपने दिल में उतार लेना चाहती थी। अंकिता का चेहरा शर्म से और भी गुलाबी हो गया। उसकी लंबी काली पलकें कांपती हुई झुक गई। अब उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वह बस चुपचाप उसकी बाहों में सिमटी खड़ी रही। अनमोल उसकी हालत देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बहुत नरमी से उसके गाल पर अपने होठ छुआ दिए। उस हल्के से स्पर्श ने अंकिता की रूह तक में कंपन दौड़ा दी। वह उसकी बाहों में जैसे और भी सिमट गई। अनमोल ने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, तुम्हें पता है जब तुम यूं डर कर चुप हो जाती हो ना, तब मेरा दिल तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। उसकी आवाज में शरारत भी थी और गहराई भी। फिर उसने बहुत प्यार से उसकी ठोड़ी अपनी उंगलियों से ऊपर उठाई ताकि वह उसकी आंखों में देख सके। और सबसे ज्यादा अच्छी तुम तब लगती हो जब तुम्हारी एक नज़र मेरे सारे होश छीन लेती है, जब तुम्हारी खामोशी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। उसकी बातें सुनकर अंकिता के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अनमोल कुछ पल उसे बस देखता रहा, जैसे उसकी मुस्कान को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लेना चाहता हो। फिर उसने उसके गाल पर बेहद हल्के से अपने होठ रखे और फुसफुसाया, मैं चाहता हूँ ये मुस्कान हमेशा तुम्हारे चेहरे पर रहे, कभी इसे खुद से दूर मत होने देना। अंकिता पूरी तरह शर्म से पिघल चुकी थी। उसने झेंपकर तुरंत अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया, लेकिन सच तो ये था कि वह चाहकर भी खुद को अनमोल से दूर नहीं कर पा रही थी। आज की रात सारी शर्म और सारे डर यहीं भूल जाओ। बस इतना सोचो कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। मैं तुमसे अपना हक मांगने आया हूँ, इसलिए मुझे खाली हाथ मत लौटाना।
वो उसके कानों के बिल्कुल पास झुककर बोला। उसकी आवाज़ अंकिता के पूरे शरीर में सिरहन बनकर फैल गई। ये उसकी कच्ची उम्र थी और किसी मर्द का स्पर्श उसने पहली बार महसूस किया था। उसका पूरा वजूद मोम की तरह पिघलने लगा। वह जानती थी कि अब विरोध करने का कोई मतलब नहीं था, और वैसे भी उसे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा था। लाइट बंद करते ही उसने अंकिता को तकिए पर आराम से लिटा दिया और अपनी शेरवानी उतारकर साइड में रख दी। अब वो नाजुक कली खुली किताब की तरह उसके सामने थी, तो अनमोल का मन किया कि उसे अपने सीने से लगा ले। उसकी मददोश कर देने वाली खूबसूरत नरम धड़कनों को देखते हुए वह उसकी धड़कनों पर झुक गया था। धीरे धीरे अनमोल की दीवानगी बढ़ती चली जा रही थी और अंकिता खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर चुकी थी। रात बाहर गहराई पर गहराई ओढ़ती जा रही थी और अनमोल उसे पूरी तरह अपना बना चुका था। 2 साल के लंबे इंतजार का हिसाब वो एक ही रात में चुकता कर लेना चाहता था। कुछ घंटों के बाद सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़कियों से अंदर आकर पूरे कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन अंकिता अभी तक गहरी नींद में डूबी हुई थी। अचानक उसकी आंख खुली तो वह घबराकर एकदम से उठ बैठी। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से बेड के सामने लगी घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 10 बज चुके थे। समय देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। हे भगवान, मैं इतनी देर तक सोती रही, वह खुद से ही बुदबुदाई। अगले ही पल उसकी नजर बेचैनी से पूरे कमरे में घूमने लगी। वह अनमोल को ढूंढ रही थी, लेकिन वह वहां नहीं था। कमरे में अब सिर्फ उसकी हल्की सी खुशबू बाकी रह गई थी, जो अभी भी हर तरफ फैली हुई थी। अंकिता कुछ पल वैसे ही चुप बैठी रही। जैसे ही पिछली रात के पल उसकी आंखों के सामने घूमे, उसका चेहरा खुद ब खुद शर्म से लाल हो गया। उसे याद आया कैसे अनमोल सारी रात उसे तंग करता रहा, कैसे उसकी बातों और हरकतों ने उसे शर्म से पानी पानी कर दिया था। वो होठ दबाकर मुस्कुरा उठी। मैं तो उन्हें बहुत शरीफ और सीधा समझती थी, लेकिन अंदर से तो एक नंबर के शैतान निकला। वह मन ही मन उसे याद करके शर्मा रही थी, मगर अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई। आज रात 9 बजे अनमोल की फ्लाइट थी। वो वापस लंदन चला जाएगा। ये सोचते ही उसका दिल भर आया। कल तक जो इंसान हर पल उसके आसपास था, आज कुछ घंटों बाद उससे हजारों मील दूर चला जाएगा। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक उसके दिल का एक हिस्सा उससे छीन लिया हो। वह धीरे से खुद से बोली, कल तक मैं इनकी बाहों में थी, अब 2 साल इनके बिना कैसे रहूंगी। उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त भागकर अनमोल के पास चली जाए और बस उसे देखते रहे। उसने जल्दी जल्दी बेड छोड़ा, फटाफट शावर लिया और तैयार होकर नीचे चली आई। नीचे डाइनिंग टेबल पर काव्या जी और राघव जी पहले से बैठे नाश्ता कर रहे थे। जैसे ही राघव जी की नज़र अपनी बेटी पर पड़ी, उनके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने अंकिता को पास बुलाकर उसके माथे को चूम लिया और मजाकिया अंदाज में बोले, अरे वाह, हमारी राजकुमारी आखिर उठ ही गई। लगता है शादी की एक ही रात में बेटी पराई होने लगी। उनकी बात सुनते ही अंकिता तुरंत शर्मा गई और उनके पास बैठते हुए बोली, ऐसे बातें मत करो पापा, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली। पूरे 2 साल तक तो यहीं रहूंगी और बाद में भी कौन सा बहुत दूर जा रही हूँ, पड़ोस में ही तो जाना है। उसकी बात सुनकर दोनों हंस पड़े। तभी काव्या जी ने राघव जी से कहा, आज अनमोल की फ्लाइट है, इसलिए ऑफिस से जल्दी आ जाना, उसे एयरपोर्ट छोड़ने भी जाना है। अनमोल का नाम सुनते ही अंकिता का चेहरा फिर गुलाबी हो गया। उसका दिल फिर बेचैन होने लगा। वह मन ही मन सोच रही थी कि कैसे किसी बहाने अनमोल से अकेले में मिले। तभी अचानक मुख्य दरवाजे की तरफ हलचल हुई। अंकिता ने अनजाने में नजर उठाई और अगले ही पल उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। दरवाजे से अनमोल अंदर आ रहा था। वह बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, शायद अभी अभी तैयार होकर आया था। हल्के रंग की शर्ट, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। उसे देखते ही अंकिता की सांसें अटक गई। अनमोल ने अंदर आते ही मुस्कुराकर सबको गुड मॉर्निंग कहा और फिर बेहद गहरी नजरों से अंकिता को देखने लगा। उसकी आंखों में ऐसा अपनापन था कि अंकिता का चेहरा तुरंत शर्म से झुक गया। वह चाहकर भी उसकी तरफ देख नहीं पा रही थी। तभी पीछे से वसुंधरा जी भी अंदर आई। उनके हाथ में पूजा की माला थी और चेहरे पर हमेशा की तरह रोब और सलीका साफ दिखाई दे रहा था। काव्या जी ने तुरंत उनके लिए भी नाश्ता लगाने को कहा।
वसुंधरा जी कुर्सी पर बैठते ही मुस्कुराकर बोली, ये लड़का तो बहुत ही बेशर्म निकला। हमारे जमाने में तो शादी के बाद भी दूल्हा दुल्हन घर वालों के सामने एक दूसरे की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे, साथ बैठना तो दूर की बात थी। लेकिन ये सुबह सुबह जिद पकड़कर यहाँ आ गया कि मुझे अपने ससुराल जाना है। उनकी बात सुनकर सब हल्का सा हंस पड़े। फिर उन्होंने आगे कहा, और इन दोनों को भी जरा शर्म नहीं है? अभी सिर्फ शादी हुई है, विदाई थोड़ा हुई है। वो पुराने जमाने के किस्से सुनाने लगी तो काव्या जी और राघव जी मुस्कुराकर उनकी बातें सुनने लगे। राघव जी ने मजाक में कहा, भाभी जी अब जमाना बदल गया है, बच्चे पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन वसुंधरा जी तुरंत गर्व से बोली, मैंने तो हमेशा अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं। भगवान की कृपा से मेरे बच्चों ने कभी किसी गैर लड़की या गैर लड़के की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। उनके चेहरे पर अपने बच्चों के लिए गर्व साफ दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने प्यार से अनमोल की तरफ देखते हुए कहा, खैर अब शादी हो ही गई है तो सोचा इसे यहाँ लेकर आ जाऊं। वैसे भी आज रात वापस जा रहा है, अब 2 साल बाद आएगा तो अपनी बहू की विदाई धूमधाम से करूंगी। अपने सबसे छोटे और सबसे लाडले बेटे की शादी के सारे अरमान पूरे करूंगी। वो लगातार बोलती जा रही थी और दूसरी तरफ अनमोल बस चोरी चोरी अंकिता को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में वही पिछली रात वाली शरारत और मोहब्बत चमक रही थी, लेकिन अंकिता चाहकर भी उसकी तरफ नजर नहीं उठा पा रही थी। ना जाने क्यों वसुंधरा जी के सामने आते ही उसकी सारी हिम्मत गायब हो जाती थी। बचपन से ही वह उनसे थोड़ा डरती थी। उनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि सामने वाला खुद ब खुद संभल कर बात करे। वो बहुत ही असूलों वाली और सख्त स्वभाव की औरत थी। इसी वजह से अंकिता सिर झुकाकर चुपचाप बैठी रही। हालांकि उसके दिल की हालत कोई नहीं समझ सकता था। वह सिर्फ इतना महसूस कर रही थी कि अनमोल उसके बहुत पास बैठा है और फिलहाल उसके लिए यही एहसास पूरी दुनिया से ज्यादा खूबसूरत था। नाश्ता खत्म होने के बाद कुछ देर बैठने के बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। अनमोल भी वसुंधरा जी के साथ वापिस चला गया और अंकिता धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही जैसे सारी रौनक खत्म हो गई। अभी कुछ देर पहले तक जिस इंसान की मौजूदगी से उसका दिल खुशियों से भर जाता था, अब वही उससे कुछ घंटों बाद हजारों मील दूर जाने वाला था। वह बेड पर बैठी छत को घूरती रही। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह अगले 2 साल कैसे बिताएगी। कल तक उसे लगता था कि दूरी सिर्फ एक शब्द है, लेकिन अब वही दूरी उसे किसी सजा जैसी लग रही थी। तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने घबराकर फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली, अनमोल कॉलिंग। ये नाम देखते ही उसके होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की और फोन कान से लगा लिया। उधर से अनमोल की वही शरारती लेकिन तड़प से भरी आवाज सुनाई दी, क्या कर रही हो मेरी जान? मुझे पूरा यकीन है अभी बैठकर मुझे ही याद कर रही होगी। सच बताऊं, बहुत दिल कर रहा है कि फिर से तुम्हारे पास आ जाऊं। कसम से एक रात में तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं भरा। उसकी आवाज में ऐसी बेचैनी थी जिसने अंकिता का दिल फिर से जोर से धड़का दिया। एक पल के लिए उसका भी मन हुआ कि कह दे आ जाओ, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और थोड़ा सख्त बनने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं अनमोल, पहले ही हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुक्र है किसी को कुछ पता नहीं चला। भगवान ने हमारी इज्जत रख ली, लेकिन अब दोबारा नहीं, प्लीज। अब हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। उसकी आवाज भले शांत थी, लेकिन दिल के अंदर तूफान मचा हुआ था। सच तो ये था कि वह खुद भी उसे उतना ही याद कर रही थी। उसकी हर धड़कन अनमोल को पुकार रही थी, लेकिन वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। उधर फोन पर अचानक कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर अनमोल ने हल्के उदास अंदाज में कहा, यार तुम ना बहुत बोरिंग बीवी निकली। अपने नए नवेले पति की जरा भी फिक्र नहीं है तुम्हें। उसकी ये बात सुनकर अंकिता की सांसें अटक गई। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली और टूटती हुई आवाज में बोली, अब हर वक्त बस आपका ही ख्याल रहता है। आप नहीं जानते आपने मुझे कैसी हालत में डाल दिया। अगर उस रात आप मेरे इतने करीब ना आते तो शायद मैं फिर भी 2 साल किसी तरह काट लेती, लेकिन अब समझ नहीं आता आपके बिना कैसे रहूंगी। कहते कहते उसकी आवाज भरा गई और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों से जो दर्द उसने दिल में दबा रखा था वो अचानक बाहर आ गया। उधर अनमोल तुरंत घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, अरे पागल, प्लीज मत रो, वरना सच में मेरा जाने का मन नहीं करेगा। मेरा
एमबीए बीच में ही रह जाएगा, फिर मैं हमारा भविष्य कैसे बनाऊंगा? तुम ऐसे रोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। उसकी आवाज में सच्ची बेचैनी थी। अंकिता ने जल्दी जल्दी अपने आंसू पहुंचे और खुद को संभालने की कोशिश की। फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं लड़की हूं ना, जल्दी टूट जाती हूँ, लेकिन वादा करती हूँ अब मजबूत बनूंगी। बस आप जिद मत करना वापस आने की, क्योंकि अगर आप सच में आ गए ना तो फिर मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। चाहे आपका एमबीए अधूरा रह जाए, चाहे आपके सारे सपने रुक जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बात सुनकर फोन के उस पार अनमोल की जोरदार हंसी गूंज उठी। वाह, अब आई ना मेरे वाली बात। बस ऐसे ही बातें किया करो, बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन एक बात याद रखना, दोबारा रोना नहीं है। फिर थोड़ी देर रुककर उसने उम्मीद भरे स्वर में पूछा, वैसे आज मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आओगी ना? ये सवाल सुनते ही अंकिता एकदम चुप हो गई। दिल तो उसका बहुत था कि आखिरी बार उसे जी भरकर देखे, लेकिन वह जानती थी कि शायद ये मुमकिन नहीं होगा। उसने धीमे से कहा, शायद नहीं, मम्मी पापा जाएंगे। अगर उन्होंने कहा तो मैं भी चली जाऊंगी, वरना नहीं। शायद आपको बिना देखे ही जाना पड़े। उसकी आवाज फिर से उदास हो गई, लेकिन उसे कहाँ पता था कि किस्मत ने उसके लिए इससे भी कई ज्यादा मुश्किल इम्तिहान पहले से लिख रखा है। अगले दिन वह हमेशा की तरह कॉलेज के लिए तैयार हुई, लेकिन अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। शुरुआत के कुछ दिन उसके लिए बेहद मुश्किल थे। उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। क्लास में बैठती तो किताबों की जगह उसे अनमोल का चेहरा दिखाई देता। हर छोटी चीज उसे उसकी याद दिला देती। दिल करता बस पंख लग जाए और वह उड़कर उसके पास पहुंच जाए। अनमोल भी हर रात उसे वीडियो कॉल करता था। दोनों घंटों बातें करते, एक दूसरे को देखते रहते, लेकिन फिर भी दिल की प्यास कम नहीं होती थी। सबसे मुश्किल बात यह थी कि अंकिता उसके सामने रो भी नहीं सकती थी। वो हर बार मुस्कुराने की कोशिश करती, बस हाँ हूं में जवाब देती और फिर कॉल खत्म होने के बाद अकेले में टूटकर रो पड़ती। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। इसी बीच उसके एग्जाम भी शुरू हो गए थे। पढ़ाई का दबाव, अनमोल की जुदाई और लगातार खुद को संभालने की कोशिश, इन सब ने उसे अंदर से कमजोर करना शुरू कर दिया था। उसकी तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी थी। कभी उसे अचानक चक्कर आने लगते, कभी बेहद कमजोरी महसूस होती। कई बार चलते चलते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता और वह गिरते गिरते बचती। लेकिन वह खुद यही सोचती रही कि शायद ये सब ठीक से खाना ना खाने और हर वक्त तनाव में रहने की वजह से हो रहा है। एक दिन जब वह कॉलेज से वापस घर आई तो उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब थी। काव्या जी लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी। जैसे ही अंकिता अंदर आई वह बेहद थकी हुई लग रही थी। उसने बैग एक तरफ रखा और बिना कुछ कहे सीधे सोफे पर गिर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और माथे पर ठंडा पसीना चमक रहा था। काव्या जी उसे देखकर तुरंत घबरा गई। उन्होंने जल्दी से उसके पास जाकर उसका चेहरा पकड़ा और चिंतित होकर बोली, अंकिता क्या हुआ? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत ठीक है ना? उन्होंने गौर से देखा तो उनका दिल बैठ गया। अंकिता का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और वह बेहद कमजोर लग रही थी। काव्या जी तुरंत किचन से जूस लेकर आई और उसे पिलाने लगी। अंकिता ने थके हुए स्वर में कहा, मम्मा मुझे बहुत चक्कर आ रही हैं, हर वक्त कमजोरी महसूस होती है। इतना कहकर उसने अपना सिर काव्या के कंधे पर टिका दिया। काव्या जी अब सच में डर गई थी। उन्होंने परेशान होकर कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कब से ऐसा हो रहा है? फिर बिना एक पल गवाए बोली, चलो उठो, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। शायद पढ़ाई और तनाव की वजह से तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से खाना भी ठीक से नहीं खा रही। अब बिल्कुल देर नहीं करेंगे। उनकी आवाज में माँ वाली घबराहट साफ महसूस हो रही थी और अंकिता बस चुपचाप उन्हें देख रही थी, जैसे उसके अंदर अब विरोध करने की भी ताकत नहीं बची थी। काफी देर तक सोफे पर बैठी रहने के बाद अंकिता ने खुद को संभालने की कोशिश की और धीमे से बोली, ठीक है मम्मा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे बोलने की भी ताकत नहीं बची हो। वह बहुत मुश्किल से उठी और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने कपड़े बदले और फिर अनजाने में आईने के सामने जाकर रुक गई। वह कुछ पल तक खुद को घूरती रही और अचानक उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। आखिर उसके साथ हो क्या रहा है? नीचे काव्या जी पहले ही तैयार खड़ी थी। उन्होंने बिना समय गवाए अंकिता को साथ लिया और पास के क्लिनिक पहुंच गई।
डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर तुरंत कुछ टेस्ट लिख दिए। टेस्ट होने के बाद दोनों रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। अंकिता चुप बैठी थी जबकि काव्या जी बार बार बेचैन नजरों से डॉक्टर के कमरे की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उन्हें अंदर बुलाया। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्होंने पहले रिपोर्ट देखी, फिर सामने बैठी अंकिता को गौर से देखा और फिर काव्या जी की तरफ देखकर पूछा, क्या आपकी बेटी शादीशुदा है? उनका सवाल सुनते ही काव्या जी चौंक गई। उन्होंने तुरंत कहा, जी मतलब हाँ, शादी तो हुई है लेकिन अभी विदाई नहीं हुई। फिर वह घबराकर बोली, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? सब ठीक तो है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने कुछ सेकंड तक दोनों को देखा और फिर बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। जैसे ही ये शब्द कमरे में गूंजे, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकिता बस खाली आंखों से डॉक्टर को देखती रह गई। उसे तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी तबीयत खराब होने की वजह ये होगी। उसे लगता था कि उस रात की बात सिर्फ उसी और अनमोल के बीच दबी रह जाएगी, लेकिन अब सच उसके सामने खड़ा था और इतनी जोर से चीख रहा था कि उससे छुपना नामुमकिन था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। दूसरी तरफ काव्या जी की हालत भी ऐसी हो गई जैसे उनका शरीर सुन पड़ गया हो। वह कई पल तक बिना कुछ बोले डॉक्टर का चेहरा देखती रह गई। उनके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे गया। कुछ देर बाद उन्होंने कांपते हाथों से रिपोर्ट पकड़ी, दूसरे हाथ से अंकिता का हाथ थामा और बिना कुछ कहे क्लिनिक से बाहर निकल आई। अंकिता बिल्कुल बेजान सी उनके पीछे चल रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। उसका दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे अब घर लौटने से डर लग रहा था। गाड़ी में पूरे रास्ते काव्या जी एकदम चुप रही। उनके चेहरे पर गहरा सदमा साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ अंकिता में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वह कोई सफाई दे सके। घर पहुंचते ही वह सीधे अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। अनमोल तो 2 साल से पहले वापस आने वाला नहीं था। वह इस मुसीबत का सामना अकेले कैसे करेगी? अचानक उसे अनमोल का ख्याल आया। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से उसे कॉल लगा दी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उसने दोबारा कॉल किया, फिर तीसरी बार, लेकिन हर बार वही नाकाम कोशिश। दिन के वक्त अनमोल हमेशा बिजी रहता था। वह सिर्फ रात 10 बजे के बाद ही आराम से बात कर पाता था। लेकिन अंकिता अब रात तक इंतजार कैसे करती? उसकी हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। लगातार कॉल करने के बाद भी जब उसने फोन नहीं उठाया तो अंकिता का सब्र टूट गया। उसने गुस्से और बेबसी में मोबाइल उठाकर जोर से दीवार पर दे मारा। मोबाइल टूटकर नीचे गिर पड़ा और वह खुद फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। काव्या जी अंदर आई और आते ही दरवाजा लॉक कर दिया। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब उन्हें अपनी बेटी से सच जानना था, लेकिन अंकिता पहले ही शर्म से टूटी हुई थी। वह अपनी मां की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। काव्या जी कुछ देर चुपचाप उसके पास बैठी रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर आखिर उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या शादी वाली रात अनमोल तुम्हारे कमरे में आया था? ये सवाल सुनते ही अंकिता की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उसे लगा जैसे कोई उसे शर्मिंदगी के गहरे कुएं में धकेल रहा हो। वह फूट फूट कर रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रखकर बोली, मम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह आया था, मैंने उसे मना भी किया था कि अभी विदाई नहीं हुई, लेकिन उसने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, तुम पर मेरा हक है। उसने कहा कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हमारा रिश्ता जायज है, और मैं चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाई। वह रोती रही जबकि काव्या जी बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे उन्हें कहीं ना कहीं पहले से अंदाजा था कि यही हुआ होगा। कुछ पल बाद उन्होंने दूसरा सवाल किया, क्या तुमने अनमोल को ये सब बताया? अंकिता ने जल्दी से सिर उठाया और बोली, नहीं मम्मा, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। वह रात को 10 बजे फ्री होता है तभी कॉल करता है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं उसे सब बता दूंगी। वह जरूर वापस आएगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये खबर सुनते ही सब छोड़कर वापस आ जाएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा, फिर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की।
उसकी बात सुनकर काव्या जी के होठों पर हल्की सी फीकी मुस्कान आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, पहले उससे बात कर लो। अगर वह वापस आने को तैयार हो गया तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आया तब। उनका ये सवाल सुनते ही अंकिता कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर जल्दी से बोली, वह जरूर आएगा मम्मा, वो मुझे बहुत प्यार करता है। मेरी एक आवाज पर दौड़ा चला आएगा। काव्या जी ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और बोली, अगर वह नहीं आया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी माँ हूं अंकिता, मैं ऐसा कोई फैसला नहीं होने दूंगी जिससे हमारा सिर झुक जाए। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई, लेकिन उनकी आखिरी बात अंकिता के दिल में अटक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनकी बात का मतलब क्या था। अब उसे बस रात 10 बजे का इंतजार था। अंकिता ने अपनी सिम दूसरे मोबाइल में डाल ली। जैसे तैसे समय बीता और आखिरी रात को अनमोल की वीडियो कॉल आई। कॉल देखते ही अंकिता ने तुरंत फोन उठा लिया। स्क्रीन पर उसका चेहरा देखते ही अनमोल घबरा गया। उसकी आंखें रोने से सूज चुकी थी, चेहरा बुरी तरह उतरा हुआ था। वह परेशान होकर बोला, अंकिता क्या हुआ? तुम फिर रो रही हो ना? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे मत रोया करो। तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल घबरा जाता है। लेकिन अंकिता उसे देखते ही खुद को रोक नहीं पाई। वह बच्चे की तरह दोनों हाथों से चेहरा ढककर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर अनमोल का चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया। अंकिता रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना अनमोल, ऐसा मत करो। देखो भगवान ने हमारी गलती की सजा दे दी। हमने अपने बड़ों का भरोसा तोड़ा था। अनमोल एकदम घबरा गया। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले अपना चेहरा दिखाओ और बताओ क्या हुआ है। उसकी आवाज कांप रही थी। अंकिता ने हिचकियों के बीच अपने पेट पर हाथ रखा और टूटती आवाज में बोली, हमारी उस रात की नजदीकी का नतीजा है ये। मैं प्रेग्नेंट हूं। ये सुनते ही अनमोल कई पल तक बिल्कुल चुप रह गया, जैसे उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया हो। काफी देर बाद वह धीमे स्वर में बोला, तुम श्योर हो ना? अंकिता ने रोते हुए कहा, मम्मा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, रिपोर्ट आ चुकी है। अब इसमें कोई शक नहीं बचा। मम्मा को सब पता चल गया और मैं किसी की आंखों में देखकर बात तक नहीं कर पा रही। तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया अनमोल, प्लीज वापिस आ जाओ, मुझे यहां से अपने साथ ले जाओ। वह लगातार रो रही थी। दूसरी तरफ अनमोल बुरी तरह उलझ चुका था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अंकिता मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, मैं चाहकर भी 2 साल से पहले वापस नहीं आ सकता। प्लीज खुद को संभालो, हमने कोई पाप नहीं किया, तुम मेरी पत्नी हो। वह शायद उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। अंकिता ने कांपते स्वर में कहा, मम्मा ने कहा है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। ये सुनकर अनमोल अचानक चुप हो गया। कुछ पल बाद अंकिता ने धीमे लेकिन टूटे हुए स्वर में पूछा, अगर मम्मा कहे कि मैं बच्चा गिरा दो तो क्या मैं उनकी बात मान लूं? ये सवाल सुनकर अनमोल के चेहरे के सारे रंग उड़ गए। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी एक खामोशी ही अंकिता को उसका जवाब दे चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। आखिर उसने कांपती आवाज में कहा, बस वापिस आ जाओ वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। फोन बंद होते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब सचमुच एक ऐसी मुश्किल में फंस चुकी है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। काव्या जी ने बेचैनी से अंकिता की तरफ देखा और भारी स्वर में पूछा, तो अब बताओ अनमोल की क्या राय है? उसने क्या कहा, क्या जवाब दिया तुम्हें? उनके सवाल में एक माँ की घबराहट भी थी और उम्मीद भी। अंकिता घबराकर अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। कुछ पल बाद उसने टूटती आवाज में कहा, मम्मा वो चाहकर भी 2 साल से पहले वापस नहीं आ सकता, वो स्टडी वीजा पर गया है। ये सुनते ही काव्या जी का चेहरा और उतर गया। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है तो फिर चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के दामन पर कोई दाग लगे। गलती तुम्हारी नहीं अनमोल की है, लेकिन सजा तुम्हें क्यों मिले? तुम अभी बहुत छोटी हो अंकिता, तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब झेलने की। लोग जीने नहीं देंगे तुम्हें, बातें बनाएंगे, ताने देंगे। वो तो वहां आराम से बैठा रहेगा, लेकिन यहाँ हर उंगली तुम पर उठेगी। दुनिया हमेशा लड़की को ही कसूरवार मानती है। उनकी आवाज भरा गई थी। फिर उन्होंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, हम बिना किसी को बताए इस बच्चे को खत्म करवा देंगे। ये सुनते ही अंकिता के चेहरे का रंग उड़ गया।
उसने तुरंत घबराकर अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया, जैसे अपने बच्चे को बचाना चाहती हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, मम्मा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप चाहती है कि मैं इस गलती को और बड़ा गुनाह बना दूं। मैं अपने ही बच्चे को मार दूं? नहीं मम्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये पाप नहीं करूंगी। प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। वह फूट फूट कर रोने लगी। काव्या जी बेबस होकर अपनी बेटी को देखती रही। उनका दिल भी टूट रहा था, लेकिन डर उससे कहीं बड़ा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, तो फिर सबका सामना कैसे करोगी अंकिता? अगर तुम्हारे पापा को सब पता चल गया तो? और तुम्हारी सास, तुम जानती हो ना वो कैसी है। वो हमारा जीना मुश्किल कर देगी, शायद ये शादी भी खत्म करवा दे। तब क्या करोगी? सिर्फ इस एक बच्चे के लिए तुम पूरी दुनिया की बातें सह लोगी? लोग कहेंगे कि हमारी बेटी तो घर बैठे ही प्रेग्नेंट हो गई। कोई यकीन नहीं करेगा ये बच्चा जायज है। अनमोल यहाँ नहीं है। सारी उंगलियां सिर्फ तुम पर उठेंगी। भावुक मत बनो अंकिता, अभी बच्चे में जान भी नहीं आई। चलो मेरे साथ। इतना कहकर उन्होंने उसे लगभग खींचते हुए बाहर ला दिया। अंकिता को लग रहा था जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी, लेकिन वह मां के सामने विरोध भी नहीं कर पा रही थी। दोनों गाड़ी में बैठकर फिर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची। काव्या जी ने डॉक्टर को सारी बात बताई और साफ कहा कि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, पहले मैं लड़की से पूछूंगी, अगर ये बच्चा नहीं रखना चाहती तो मैं दवाइयां लिख दूंगी। फिर उन्होंने सीधा अंकिता की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम अपना बच्चा गिरवाना चाहती हो? ये सवाल सुनते ही अंकिता बुरी तरह कांपने लगी। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और जवाब देने से पहले ही वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह अपने कमरे में थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और कुछ पल तक खाली नजरों से छत को देखती रही। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने घबराकर तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं उसका बच्चा। ये सोचते ही उसकी आंखें भर आई। वह अपने ही बच्चे को कैसे खत्म कर सकती थी? वो तो उसकी मोहब्बत की पहली निशानी था, उसके और अनमोल के प्यार का हिस्सा। उसके आंसू तकिए पर गिरने लगे। उसने आंखें बंद कर ली और भगवान से टूटे हुए दिल से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे इस मुश्किल से निकाल दो। मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। रोते रोते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा काव्या जी उसके सिरहाने बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे पूरी रात रोई हों। अंकिता उन्हें देखते ही घबरा गई। काव्या जी ने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा और भराई आवाज में बोली, तुम अभी बहुत छोटी हो बेटा, तुम्हारी उम्र ही क्या है? भगवान ने हमें इतनी बड़ी परीक्षा में क्यों डाल दिया? अगर तुम्हारी विदाई हो गई होती तो बात अलग थी। अब बताओ तुम सबका सामना कैसे करोगी? तुम्हारे पापा क्या सोचेंगे? और तुम्हारी सास, वो तो हमारा जीना मुश्किल कर देगी। जिद मत करो अंकिता, मेरी अनमोल से बात हुई थी, वो भी यही चाहता है, यही समाज का तरीका है। प्लीज मेरी बात मान लो बेटा। अंकिता कुछ पल तक उन्हें खाली नजरों से देखती रही, फिर धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आवाज अब मजबूत थी। उसने सीधा अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा, मम्मा, इस परेशानी से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। काव्या जी तुरंत चौकन्नी हो गई। उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ बोलो बेटा, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि ये सब खत्म हो जाए। अंकिता ने बिना नजरें झुकाए कहा, आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दीजिए। आप मेरी माँ हैं। अगर आप अपनी बेटी को मार सकती हैं तो मैं भी अपने बच्चे को मारने की हिम्मत कर लूंगी। प्लीज मम्मा, मेरा गला घोट दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे भी अपने बच्चे को मारने के लिए मजबूर मत कीजिए। ये सुनते ही काव्या जी पत्थर सी रह गई। उनके होठ कांपने लगे, लेकिन आवाज नहीं निकली। दूसरी तरफ अंकिता रोते हुए मजबूत बनी रही। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये बच्चा मेरा है। इस दुनिया में आने का उसे पूरा हक है। ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता, ना मैं, ना आप और ना कोई और। उसके आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसके शब्दों में ऐसी सच्चाई और हिम्मत थी जिसने काव्या जी को अंदर तक हिला दिया। जो होगा मैं सब सह लूंगी, लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। ये सुनकर काव्या जी पूरी तरह चुप हो गई। अब उनके पास कोई शब्द नहीं बचा था। उनकी आंखें भर आई।
वह समझ चुकी थी कि अंकिता मर जाएगी लेकिन अपना फैसला नहीं बदलेगी। कुछ देर बाद वह चुपचाप उठी और कमरे से बाहर चली गई। अब उन्हें भी मजबूत बनना था, अपनी बेटी की ढाल बनना था। उसकी तरफ उठने वाली हर उंगली को खुद अपनी तरफ मोड़ना था। धीरे धीरे शाम रात में बदल गई। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी ने 10 बजाए, लेकिन अंकिता वैसे ही गुमसुम बिस्तर पर बैठी रही। 2 दिन से उसने ना अनमोल की कोई कॉल उठाई थी, ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया था। उसका भरोसा जैसे टूट चुका था। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि अनमोल ने खुलकर उसका साथ नहीं दिया। कम से कम उसे तो इस बच्चे की खुशी से अपनाना चाहिए था। अगर गलती हुई थी तो उसे स्वीकार करने में डर कैसा। तभी सिरहाने रखा फोन फिर बजा। स्क्रीन पर अनमोल का नाम चमक रहा था, लेकिन अंकिता ने फोन की तरफ देखा तक नहीं। वह बस खाली नजरों से छत घूरती रही। अगले दिन नाश्ते की मेज पर घर में अजीब सी खामोशी थी। राघव जी भी सब जान चुके थे, लेकिन किसी ने अंकिता से कुछ नहीं कहा। अंकिता ने भी अपने पापा की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। शर्म और डर दोनों उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। वह चुपचाप कॉलेज चली गई। उसके जाते ही काव्या जी का सब्र टूट गया। वह सिर पकड़कर बैठ गई और रोते हुए बोली, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो गुनहगार ना होते हुए भी गुनहगार बन गई, लेकिन मैं उसे दोषी नहीं मानूंगी। वह मासूम है, नादान है, कम उम्र है। उसे क्या पता था कि एक गलती उसकी जिंदगी बदल देगी। राघव जी अब तक गहरी सोच में डूबे बैठे थे। फिर उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं अनमोल को कॉल करता हूँ, उसे वापस आना ही होगा। उसका करियर मेरी बेटी की इज्जत और जिंदगी से बड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं कि अंकिता सम्मान के साथ विदा होकर जाए। अगर अनमोल नहीं आया तब भी हम अंकिता को उसके ससुराल छोड़ आएंगे। सबको बता देंगे कि शादी के बाद विदाई भी हो गई थी। ये बच्चा उनका खून है, उनका वारिस। वो इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। दोनों अपने अपने तरीके से इस तूफान से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। अगले दिन काव्या जी खुद वसुंधरा जी के घर पहुंची। उस वक्त वसुंधरा जी अकेले सोफे पर बैठी माला जप रही थी। काव्या जी ने मौका देखकर उनके पास बैठते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप भी एक बेटी की माँ हैं, इसलिए चाहती हूँ मेरी बात पहले एक माँ बनकर सुनिए। उनकी आवाज़ सुनते ही वसुंधरा जी थोड़ा घबरा गई। काव्या जी ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, असल में शादी वाली रात आपका बेटा अनमोल अंकिता के कमरे में गया था। दोनों बच्चे हैं, उन्हें लगा शादी हो गई तो सब ठीक है, लेकिन समाज के नियम शायद वो समझ नहीं पाए और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना कहते कहते उनकी आवाज टूट गई। फिर उन्होंने मुश्किल से शब्द निकाले, अंकिता माँ बनने वाली है। ये सुनते ही वसुंधरा जी का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। काव्या जी ने कांपती आवाज में अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने वसुंधरा जी से कहा कि अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अनमोल वापस आकर अंकिता को सम्मान के साथ अपने घर ले जाए, ताकि किसी को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। लेकिन वसुंधरा जी के चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और तानों का तूफान साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र में अंकिता मां बनने वाली है। उन्होंने सारी गलती अंकिता पर डाल दी और यहाँ तक कह दिया कि अगर लड़की खुद अपनी मर्यादा संभाल कर रखती तो बात यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। काव्या जी ने लाख समझाने की कोशिश की कि गलती सिर्फ अंकिता की नहीं, अनमोल भी बराबर का जिम्मेदार है। लेकिन वसुंधरा जी जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि उनका बेटा 2 साल से पहले वापस नहीं आएगा और इस बच्चे को वह अपने परिवार का हिस्सा कभी नहीं मानेंगी। ये सुनकर काव्या जी का दिल टूट गया। वो अपमान और दुख से भरी हुई घर लौटी। उधर अंकिता अपने कमरे में बैठी हर बात सुनकर अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि अब ये लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। उसी रात जब अनमोल का फोन आया तो अंकिता ने पहली ही घंटे में कॉल उठा लिया। उसके अंदर दर्द, शिकायत और टूटे हुए भरोसे का सैलाब उमड़ रहा था। अनमोल घबराया हुआ था। वह बार बार कह रहा था कि बस एक गोली खा लेने से सब ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और उनकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन ये सुनकर अंकिता का दिल जैसे पत्थर का हो गया। उसे महसूस हुआ कि जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा मोहब्बत की वही आज उसके सबसे बड़े दर्द की वजह बन गया। उसने कांपते हाथों से स्लीपिंग पिल्स की डिब्बी उठाई और अनमोल के सामने ही कह दिया कि अगर बच्चे को खत्म करना इतना आसान है तो वह खुद को भी खत्म कर देती है। उसकी बात सुनते ही अनमोल की सांसें अटक गई।
वह बुरी तरह डर गया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अंकिता को कसम देकर रोका और कहा कि अगर उसने अपनी जान लेने की कोशिश की तो वह भी जिंदा नहीं रहेगा। पहली बार अनमोल की आवाज में डर, प्यार और पछतावा एक साथ दिखाई दिया। अंकिता ने धीरे से गोलियां वापस रख दी, लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। उसने फोन काट दिया, सिम निकालकर फेंक दी और फैसला कर लिया कि अब वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देगी। आने वाले महीनों में उसने हर दर्द अकेले सहा। लोगों की बातें, समाज की नजरें, रिश्तेदारों के ताने, सब कुछ चुपचाप सुनती रही, लेकिन अपने बच्चे के लिए उसका हौसला कभी नहीं टूटा। उसने अपनी पढ़ाई बीच में रोकी, खुद को घर तक सीमित कर लिया। हर पल उस नन्ही सी जान को संभालती रही जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन चुकी थी। फिर वो दिन आया जब उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही अंकिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आंखें बिल्कुल अनमोल जैसी थी। अंकिता ने उसका नाम गुड़िया रखा, क्योंकि वह सच में उसकी जिंदगी की फरिश्ता बनकर आई थी। धीरे धीरे गुड़िया ही उसकी दुनिया बन गई। उधर अनमोल बार बार बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंकिता का दिल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब अनमोल उसके साथ मजबूती से खड़ा नहीं हो पाया। समय बीतता गया और देखते ही देखते गुड़िया 1 साल की हो गई। उसकी पहली सालगिरह पर अंकिता ने पूरा घर फूलों और गुब्बारों से सजा दिया। हर तरफ खुशियों की हल्की सी चमक थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अभी भी अधूरापन बाकी था। रात को जैसे ही केक काटने का समय आया, अचानक घर की लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी दूर से मोमबत्तियों की हल्की रोशनी दिखाई दी। कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और साथ ही हैप्पी बर्थडे टू यू गुनगुना रहा था। अगले ही पल रोशनी में जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर अंकिता जैसे पत्थर बन गई। वो अनमोल था। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ में केक था और चेहरे पर महीनों की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह सीधा गुड़िया के पास गया, उसे अपनी बाहों में उठा लिया और टूटकर उसे चूमने लगा। गुड़िया भी जैसे उसे पहचान गई थी। वह खुशी से उसकी गर्दन में बाहें डालकर अपनी तोतली आवाज में बाबा बाबा कहने लगी। अनमोल उसे सीने से लगाए रो रहा था और अंकिता दूर खड़ी बस ये सब देख रही थी। इतने महीनों की नाराजगी, दर्द, मोहब्बत और इंतजार एक ही पल में उसकी आंखों के सामने आकर ठहर गए थे। राघव जी ने अनमोल को गले लगाकर अपनापन दिखाया और काव्या जी ने भी पूरे प्यार से उसका स्वागत किया। लेकिन अंकिता एक कोने में चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसके अंदर सब कुछ थम गया हो। अनमोल धीरे से उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ा और प्यार से उसे चूमते हुए बोला कि चलो मिलकर केक काटते हैं। और जैसे किसी खामोशी में डूबी हुई अंकिता उसके साथ चल दी। तीनों ने मिलकर केक काटा। अनमोल ऐसे सब में घुल मिल गया जैसे वो कभी गया ही ना हो। और गुड़िया तो उसकी गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो उसे अपना सबसे प्यारा इंसान मिल गया हो। ये सब देखकर अंकिता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इतने समय बाद अपने पति को देखकर उसके अंदर अजीब सी हलचल मच गई। वह बेचैनी से इधर उधर टहल ही रही थी कि दरवाजा खुला और अनमोल अंदर आ गया। उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान के पास धीरे से कहा, तुमने फोन की सिम तो निकाल कर फेंक दी, लेकिन क्या अपने दिल से मेरा नाम भी निकाल पाओगी? उसके इस स्पर्श से अंकिता का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने टूटे हुए दिल से कहा कि अगर दिल को काबू करना आसान होता तो शायद कोई दुख ही ना होता। अनमोल ने उसके आंसू को महसूस किया, उसके बालों को चूमा और भारी आवाज में अपनी गलती मानते हुए कहा कि वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। जब उसने पहली बार अपनी बेटी को देखा तो उसे अपने आप पर शर्म आई कि वह कैसे उसे खत्म करने की बात कर रहा था। उसने खुद को सजा भी दी, दर्द सहा, लेकिन उसे लगा कि वह इसके लायक है। उसने अंकिता से कहा कि उसने जो सहा, जो मजबूती दिखाई, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। और आज वह दिल से उससे पूछ रहा है कि क्या वह अब भी उसे अपना पति मानती है, क्या वह एक अच्छे पिता बनने के लायक है। ये सुनकर अंकिता का दिल पूरी तरह पिघल गया। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अनमोल ने भी उसे रोने दिया, फिर उसे भरोसा दिलाया कि अब वह कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा और तीनों मिलकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। उसने अपनी माँ के लिए भी माफ़ी मांगी और अंकिता से
उन्हें माफ करने की बात कही, लेकिन अंकिता ने बिना कुछ कहे बस उसे कसकर पकड़ लिया, क्योंकि इतने समय बाद उसे सुकून मिला था। रात दोनों ने साथ बिताई और सुबह जब अंकिता उठी तो अनमोल उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। वह जाने लगी तो उसने उसे रोक लिया और बताया कि गुड़िया अपनी नानी के पास है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसके पापा आ गए हैं। फिर उसने अंकिता को एक सरप्राइज देने की बात कही। दोनों बाहर आए तो गुड़िया उनसे लिपट गई। अनमोल ने उसे गोद में उठाया और बताया वह रोज राघव जी के मोबाइल पर वीडियो कॉल करता था, इसलिए गुड़िया उसे पहचानती है। फिर उसने राघव जी से माफी मांगी और कहा कि वह अंकिता और गुड़िया को अलग घर में इज्जत और प्यार के साथ रखना चाहता है। तभी अचानक वसुंधरा जी भी वहां आ गई। उन्होंने रोते हुए अंकिता से माफी मांगी, अपनी पोती को गले लगाया और एक मौका मांगा वह सब कुछ ठीक कर सके। लेकिन अनमोल ने साफ कह दिया कि अब फैसला अंकिता को होगा और वह उसे किसी भी हालत में दुख नहीं देगा। इतना कहकर वह अंकिता का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया और उसे एक खूबसूरत अपार्टमेंट में ले गया, जहां उसने कहा कि यह सब उसके लिए है, उसके इस हौसले और प्यार के लिए जो उसने गुड़िया को जन्म देकर दिखाया। यह सुनकर अंकिता के दिल के सारे घाव जैसे भर गए और इतने लंबे संघर्ष के बाद उसे अपनी खुशी मिल गई। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी